हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास को लेकर 8 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसके बाद 7 लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के स्त्रोतों के बारे में जाना। प्राचीन भारत के स्त्रोत हम लगभग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरा डिटेल से जाना। लास्ट लेक्चर हमारा था विदेशियों का विवरण। आज हम बढ़ेंगे हमारे नए टॉपिक की ओर, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है स्टोन एज। आज हम जानेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज से संबंधित चीजें देखेंगे कि कैसे प्राचीन समय था। पाषाण काल की बात करेंगे मुख्य रूप से, और पाषाण काल में भी हम जो बात करेंगे आज सिर्फ मुख्य रूप से एक टॉपिक पूरा पाषाण की बात करेंगे। तो चलते हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पाषाण काल समझना है, प्राचीन इतिहास अब हमारा स्टार्ट होता है। अभी तक तो हमने सिर्फ ये समझ लो इंट्रोडक्शन ही देखा था, अब हमारा लेक्चर मेनली स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले लेक्चर की ओर ले जाऊं तो हमने ये 3 कैटेगरी में इतिहास को बांटा था। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या था, लिखित सामग्री उपलब्ध ही नहीं थी और ना ही इसको पढ़ा जा चुका। लिखित सामग्री थी ही नहीं, लिखने का काम ही नहीं था, रिटर्न वर्क नहीं होता था। और आद्य ऐतिहासिक काल था, लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। मतलब ये जो है ये कैसे हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरी, प्री हिस्टोरिक इरा है। और ये जो है ये आपका कौन सा है, प्रोटो हिस्टोरिक। और ये जो है ये आपका ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक काल है। ठीक है, तो लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिक में लिखित स्रोत उपलब्ध है और उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी भी है। 3 कैटेगरी हो गई, कौन कौन सी, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में क्या बताया गया है, लिखित सामग्री तो उपलब्ध नहीं है और ना ही उसे पढ़ सकते। लेकिन आद्य ऐतिहासिक की अगर बात करूँ तो लिखित स्रोत तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा चुका है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और हिस्टोरिक काल क्या है, जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध है और उनको पढ़ भी सकते हैं, बढ़िया जानकारी है। अब हम समझने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण की अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। पेलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो ये है पेलियोलिथिक एज। और मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज। मीजो का मतलब होता है मध्य और मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज, वही नवपाषाण काल। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा है हमने किसको, पाषाण काल को। अब पाषाण काल के बारे में हम समझते हैं। तो पाषाण काल में अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पेलियोलिथिक हो गया, मिजोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया। अब हम समझते हैं किसको, पाषाण काल को। पाषाण काल में भी अब क्या समझते हैं हम, पूरा पाषाण मतलब पेलियोलिथिक एज को समझते हैं। तो इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम याद रखना, क्लियर है। 1863 में पल्लवरम नामक स्थान पर इन्होंने एक क्लीवर की खोज करी थी, इसलिए हम इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर है बात। तो क्या बात करी मैंने आपसे, पूरा पाषाण काल की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्रूस ने, फुट ने करी थी। इसके बाद विलियम किंग ने 1864 में अतिपरक्कम नामक स्थान पर भी 2 कुल्हाड़ियों की खोज करी थी, हेडेक्स की। देखते हैं ये उपकरण क्या है ना। पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इस समय मानव क्या था, आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, गुफाओं में रहता था। आइस एज चल रही थी एक तरीके का, काफी पुराना टाइम पीरियड था। तो आदि मानव गुफाओं में रहता था, शिकार करता था और फूड गैदर करने का काम करता था। इसके जो अवशेष मिले कहाँ पर, सोन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, और भोपाल के पास कौन सा आपका भीम बेटी का शिलालेख है, इंपॉर्टेंट इससे, या रायसेन में। चलते आगे समझते हैं। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांटा है समझने के लिए, है ना। उपकरण के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कैटेगरी में बांटा है, जलवायु की विविधता के आधार पर। तो क्या बोला मैंने आपको, पाषाण काल स्टोन एज के 3 हिस्से, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। वहीं पूरा पाषाण को हम जब पढ़ रहे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जिसके उपकरण की खोज करी, उसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो उसकी जो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएगी, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, लोअर, मिडिल और अपर। फिर चलते हैं कुछ उपकरण के बारे में, कुछ औजारों के बारे में बात करते हैं हम, किसके, पूर्व पाषाण काल के। ठीक है, निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इस समय जो उपकरण होते थे, हेडेक्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, क्लीवर, क्लीवर जिसकी खोज किसने करी थी, आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। चोपर, ठीक है, ये स्क्रेपर, स्क्रेपर भी एक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, गंडासा या चोपर और गंडक चोपिंग, ये जो वर्ड है हम इनका मतलब देखते हैं आगे। देखिए क्या क्या मतलब होते हैं। जो बने हुए होते थे उपकरण किसके होते थे, पत्थर के होते थे, क्वार्ट्ज पत्थर के होते थे। तो सबसे पहले समझो कि पेबुल क्या होता था। पेबुल भी एक उपकरण ही था एक तरीके से। ये यहाँ पर आप अगले मैप में देख सकते हो, ये पेबुल इस तरीके से होता था, ये पेपर वेट की तरह होता था। तो पेपर वेट का अगर मैं एक हिस्सा तोड़ दूं, एक फलक निकाल दूं, तो मेरा बनता था चॉपर या गंडासा। और अगर उसके दोनों हिस्से निकाल दूं तो क्या बनता था, चॉपिंग बनता था। क्लियर है।
ये देख लीजिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल या सपाट पत्थर के टुकड़े क्या कहलाते थे, पेबुल कहलाते थे। और चॉपरिंग क्या होता था, चॉपर क्या होता था कि एक हिस्सा उसका निकाल लिया फलक और धार बना दी, और चॉपिंग में क्या होता था, दोनों किनारे निकालकर धार बना दी। यहाँ तक बात क्लियर है, और ये मैप से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया गया है, चॉपर, चॉबिंग, पेबुल संस्कृति। अभी हमने देखा तीनों कैटेगरी, इसीलिए शब्दावली को हमने यहाँ पर देख लिया। तो इसको प्रयोग करने वाले वर्ड कौन थे, पहले H.L. मोवियस नामक व्यक्ति थे। इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब में सोहन नदी, सिंधु की सहायक नदी के यहाँ पर इस उपकरण की खोज करी थी। यह कह सकते हो इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। किसने बताया था, आपके H.L. मोवियस ने। इसीलिए इसको चॉपर, चॉबिंग, पेबुल संस्कृति बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, एक सोहन संस्कृति भी मिलता है, लेकिन ये जो सोहन शब्द किसने दिया था, H.D. टेरा ने। दो तीन बातें याद रखनी है, निम्न पूरा पाषाण काल को दो संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, चॉपर, चॉबिंग, पेबुल संस्कृति, है ना। उसी को हम सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। सोहन संस्कृति वर्ड किसने यूज करा है, H.D. टेरा ने, और चॉपर, चॉबिंग संस्कृति किसने यूज करा है, H.L. मोवियस ने। ठीक है, क्या कारण है भाई, उपकरण मिलने के आधार पर कहा गया। ठीक है, कहां पर मिले हुए, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी में। फिर टेरा और पीटरसन इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय अंतरिम युग बोलते हैं। और इसका जो उत्खनन किसने करा था, सोहन संस्कृति का D.N. वाडिया ने करा था। ये सोहन घाटी के पितामह थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सोहन घाटी के पितामह कौन थे, आपके D.N. वाडिया थे। चलते अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या बताएगा, हस्तकुटार संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल को दो नामों से जाना गया है, एक तो आपके चोपर, चोबिंग, पेबुल संस्कृति, और दूसरा हस्तकुटार संस्कृति। दो अलग कैटेगरी है। और ये क्यों है, रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पल्लवरम नामक स्थान पर जो क्लीवर मिला था, हस्तकुटार मिला था वो, और विलियम किंग को क्या मिला था, अतिपरक्कम नामक स्थान से कुछ कुलाड़ियां मिली थी। फिर इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी बोलते हैं, किसको, हस्तकुटार संस्कृति। ये दो कैटेगरी आपको याद रखना है। कुछ स्थान कौन कौन से बता दिए मैंने आपको, पंजाब में सोन घाटी, कश्मीर मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, थार के रेगिस्तान में कुछ स्थान है, भीमबेटिका, बेलन घाटी। ठीक है, तो पूरा पाषाण में भी निम्न पूरा पाषाण काल से जो संबंधित स्थान है वो कौन सा है, आपका हथनोरा नामक स्थान, मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट साइट है, 1982, अरुण सोनकिया का नाम याद रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या निकला ऐसे, होमो इरेक्टस के साक्ष्य मिले। होमो इरेक्टस क्या था, मानव की खोपड़ी, ऐतिहासिक काल की मानव की खोपड़ी के पहले साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हथनोरा नामक स्थान पर। ठीक है, मतलब प्राचीनतम मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है यहाँ से। और हथनोरा से क्या मिला है, हाथी के जीवाश्म भी मिले, नर्बदेंसिस बोला गया है। ठीक है, हथनोरा, अरुण सोनकिया 1982, ये ध्यान रखना। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में भी कौन से, आपके निम्न पूरा पाषाण काल। अब चलते अगले कैटेगरी की ओर, जिसका नाम है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल किससे संबंधित थे, H.D. साकलिया ने बताया था इसके बारे में सर्वप्रथम, इस संस्कृति के बारे में। और इन्होंने जो खोज करी थी वो कहाँ करी थी बताओ, प्रवरा नदी घाटी में। और ये घाटी कहाँ पड़ती है, आपके नेवासा महाराष्ट्र में पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर इसी को इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो ब्लेड्स है, फलक, फलक इंडस्ट्रीज की प्रधानता है, ब्लेड्स टाइप की उपकरण ज्यादा है, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, फलक संस्कृति भी बोला है। किसने, H.D. साकलिया ने बोला है ना। मध्य पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ब्लेड कल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, किसने बोला इसको, H.D. साकलिया ने बोला है। खुरचनी और वेदक, ये भी क्या है, कुछ उपकरण के है, इसलिए हम इसको खुरचनी वेदक संस्कृति भी बोलते हैं। देखो उपकरण की कैटेगरी बदल रही है, इसलिए नाम भी बदल गया। निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन से, चोपर, चोपिंग, पेबुल, हस्तकुटार, इनका नाम था। अब यहाँ पर क्या आ गया, फलक, फलक, खुरचनी और वेदक। यहाँ पर देख लेते हैं। और ठीक है, ये रहे, फलक को हम ब्लेड बोलते हैं, वेदनी को पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पर ये उनके डिजाइन है ना, देख सकते हो, आपको दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद वेदक, बोर, और खुरचनी, स्क्रेपर, स्क्रेपर जो अपने सबसे पहले देखा था। इनकी क्या होती थी, एक हिस्सा पूरा शल्क उतार दिया जाता था, फ्लेक्स पर आधारित थे। ठीक है, शल्क पर आधारित है, फ्लेक मतलब एक उनका एक हिस्सा उतार दिया जाता था। और एक किसके बने, वहां पर देखो क्वार्ट्स के बने थे, यहाँ पर चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट के बने होते थे, है ना। क्वार्ट्स पत्थर के बने होते थे, यहाँ पर चेट पत्थर, चैट पत्थर, जेस्पर और फ्लिंट आदि पत्थरों के बने होते थे। चेंजेस देख रहे हो उपकरण में किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके उपकरण और उनके टेक्निक्स के इस्तेमाल में, क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। चलते अगले, कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ से ये सब मिलता है। तो नेवासा अभी बात हुई, बिहार में सिंह भूमि और पलामू, उत्तर प्रदेश में चकिया नामक स्थान, वाराणसी के पास, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, है ना। मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, भीमबेटिका, भीमबेटिका के बारे में ध्यान रखना, तीनों टाइम पर कहीं कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है, गुजरात का सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में बाणगंगा और सिरस्का क्षेत्र, व्यास बाणगंगा। फिर दक्षिण राजस्थान में बागन, बेराइच, कादम्बली वादियां और संघावी गुफाएं। ये नाम आपको पता होना चाहिए, है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते कहीं ना कहीं आपके लिए।
फिर चलते हैं हम आपको उच्च पूरा पाषाण काल की ओर ले चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, पूरा पाषाण काल को समझा, हम समझ रहे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जब आदि मानव का टाइम पीरियड था, तो आदि मानव के टाइम पीरियड में हमने समझा स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में हमने सबसे पहले 3 कैटेगरी करी, पूरा पाषाण, नव मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पूरा पाषाण काल की हमने 3 कैटेगरी करी, निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में हमने देखा किस तरीके का जीवन यापन था, कैसे उपकरण का यूज होता था। अभी मानव जो इस कैटेगरी में, जब भी पूरा वर्ड आए तो समझ जाना जो मानव था, ठीक है, उसने एक तो आग की खोज इस समय कर ली थी, है ना, आग की खोज इस समय हो गई थी। यहाँ पर ध्यान रखना, आग की खोज किस समय हुई थी, इसी समय हुई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का रेगुलर यूज उसने आगे चल के चालू कर दिया मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता है, यहाँ पर नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी और होमोसेपियंस मानव का उदय हो गया था। मानव जंगल में ही रहता था, पूरा पाषाण काल में मानव जंगल में ही रहता था। पहली बात तो कहाँ रहता था, जंगल और गुफाओं में। फिर क्या था वो, खाद्य संग्राहक था, आकेटक था, और आग की खोज कर ली थी उसने। ठीक है, यहाँ पर हो गई थी आग की खोज, आगे चल के उसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट फेज आया था। तो नए चकमक उद्योग मतलब नई इंडस्ट्रीज लगा दी उसने, पत्थर वगैरह ये इस तरीके का काम करने के, औजार वगैरह बनाने की। ठीक है, तो ब्लेड पर आधारित ही थे, इसलिए हम उसको फलक और तक्षणी संस्कृति भी बोलते थे। चाकू संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, किसको, उच्च पूरा पाषाण काल। अलग अलग देख लो, चोपर चोपिंग पेबुल संस्कृति और हस्तकुठार संस्कृति किसको बोला गया, निम्न पूरा पाषाण काल को। फलक संस्कृति एच.डी. साकलिया ने किसको बोला है बताओ आपके, या खुरचुनी वेदक संस्कृति किसको बोला है, मध्य पूरा पाषाण काल को। यहाँ पर चाकू संस्कृति या फिर फलक और तक्षणी संस्कृति किसको बोला गया, उच्च पूरा पाषाण काल को। ठीक है, यहाँ पे भी चर्ट जेस्पर और फ्लिंट के बने होते थे, ये कुछ डायग्राम से उस तरीके उस समय के यूज होने वाले। चलते आगे, कौन कौन से स्थल थे ये देख लेते हैं। झारखंड का सिय भूमि, मध्य प्रदेश में जोगदाहा, भीमबेटका, बम्बोरी, रामपुर और बाघोर। मध्य प्रदेश के नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र में पटड़े, भदड़े, इनाम गांव। आंध्र प्रदेश में रेनीगुट्टा, वेमुला, नागार्जुन कोंडा, कर्नूल, बिलासुल ग्राम, चूल्हे के एविडेंस मिलते हैं यहाँ से। कर्नाटक में सोरारपुर दोआ, गुजरात में पावागढ़ का विजदी और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्थल है, आपको इनके नाम और इनकी लोकेशंस पता होना चाहिए, है ना, अलग अलग समय के, अलग अलग टाइम पीरियड के। निम्न में कौन से थे, उच्च में कौन से थे, और मध्य में कौन कौन से थे। अभी मध्य पाषाण काल भी आना है, ये हमने उच्च पूरा मध्य पूरा करा है, पूरा पाषाण काल के कैटेगरी के हिस्से करे। ठीक है, अभी तो आगे और भी आना है। चलते आगे, भीमबेटिका के बारे में जान लेते हैं। भीमबेटिका कहाँ पर है, रायसेन अबेदुल्लागंज नामक स्थान पर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भीमबेटिका एक ऐसी जगह, भीमबेटिका एक ऐसी जगह जो कि रायसेन के अबेदुल्लागंज में है। यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो प्राचीन सेल चित्रकारी के अवशेष मिलते हैं पाषाण काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल में पूरे अवशेष मिलते हैं किसके, भीमबेटिका में, पूरे टाइम पर। निम्न पूरा में भी मिलते हैं, मध्य में भी मिलते हैं और उच्च में भी मिलते हैं, और पूरे टाइम पीरियड में, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो भीमबेटिका एक इंपॉर्टेंट स्थल था किसका, पाषाण टाइम का। यहाँ पर गुफाओं में चित्रकारी मिलती है प्राचीनतम समय में, पाषाणकालीन देख लीजिए। पहली बार गुफाओं में का प्रयोग गुफा चित्रकारी के रूप में होता। देखो इंपॉर्टेंट साइट जरूर थी, कब से, निम्न पूरा पाषाण काल से, लेकिन उसमें जो चित्रकारी मिलती है वो कब की मिली है आपकी, इस समय की। यहाँ तक बात क्लियर है, उच्च पूरा पाषाण काल के समय की। फिर अगर बात करूँ तो भीमबेटिका, भीमबेटिका में गुफा चित्रकारी की शुरुआत उच्च पूरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चित्र बने थे वो कब बने थे, मेसोलिथिक एज में, मतलब मध्य पाषाण, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां से हमको भीमबेटिका के साक्ष्य मिलते, भीमबेटिका में सर्वाधिक चित्रकारी मिलती है। और स्टार्टिंग कब से हो गए थे, उच्च पूरा पाषाण काल से। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के बिलासुल ग्राम में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले हैं। क्लियर है। और उच्च पूरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, मगधेलियन संस्कृति भी बोलते हैं, चाकू संस्कृति या मगधेलियन संस्कृति। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बताया क्या पॉइंट था, ये बिलासुल ग्राम कर्नूल के पास है, वहां पर क्या मिला, प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य मिले, इंपॉर्टेंट है एविडेंस। फिर हम चलते हैं क्या, उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति को क्या बोलते हैं, मगधेलियन संस्कृति। और इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि फ्रांस की एक वेजेरी घाटी में स्थान है ला मेडेलियन, उसी के नाम पर क्या बोला गया, मगधेलियन संस्कृति बोला गया। क्लियर है यहाँ तक बात आपको, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। तो हमने क्या क्या देखा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने प्राग ऐतिहासिक के बारे में जाना। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिस काल के कोई लिखित एविडेंस नहीं होते, पत्थर के आधार देखा जाता है। पाषाण काल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। फिर हमने देखा कि पूरा पाषाण काल का खोज किसने करी, फिर उसके बाद हमने जो समझा वो पूरा पाषाण काल
के बारे में कंप्लीटली समझा कि मानव की स्थिति क्या थी उस समय, आकेटक खाद्य संग्रह की स्थिति थी। फिर उसके बाद हमने जो देखा वो क्या देखा, पूरा पाषाण काल में निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। फिर अगर हम देखा जाए तो क्या क्या औजार यूज होते थे निम्न पूरा पाषाण काल में, औजारों के बारे में समझा। ठीक है, ये इस तरीके से पेबुल वगैरह होते। फिर निम्न पूरा पाषाण काल की कैटेगरी में बांटा, क्या क्या होती है, कौन कौन सी संस्कृति होती है, उसके इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन से होते हैं। मध्य प्रदेश का हथनोरा किससे संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण काल से। एच.डी. साकरिया का संबंध किससे, मध्य पूरा पाषाण काल से। ठीक है, क्या क्या उस समय मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण होते थे, थोड़ा सा कंपेरिजन करके याद करोगे तो आपको हो जाएगा। फिर नव पाषाण काल के स्थान देखे अपन ने, सॉरी उच्च पूरा पाषाण काल के स्थान देखे, स्थल कौन कौन से, और भीमबेटिका के बारे में जाना। तो भीमबेटिका के बाद में हमने मगधेलियन संस्कृति देखी जो किससे संबंधित है, उच्च पूरा पाषाण काल से। मतलब उसको भी एक अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है नहीं हो आपके लिए, जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको नहीं समझ में आ रहा हो कि यार ये चल के आ रहा है ना। लेकिन आप एक दो बार देखेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे इस लेक्चर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि स्टोन एज के समय आदिमानव की स्थिति क्या थी और वो किस तरीके से पत्थर के औजारों का यूज़ करता था और उन औजारों के साक्ष्य कहाँ से मिले, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म से बने रहे। इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।